Now we will start the second chapter, that is electric measurement. ये सेकेंड चैप्टर है आपका 2B, ठीक है। इसमें हम आज स्टडी करेंगे KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, और टाइम रहा तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, प्लीज पे अटेंशन। अब देखो हमने क्या किया है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आप सबको पता है we have calculated resistance and potential difference in simple electrical circuit. Suppose ये आपके पास एक resistance given है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका कितना है V, I यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। These electrical circuits we have studied and we have find out the value of R, V and I using the Ohm's law, ठीक है। But when this circuit is a complex circuit, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ भी आपके पास ज्यादा हो, एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ एक ही है, ऐसे बहुत सारी सेल्स कनेक्ट कर दे, बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट कर दे, इन दैट केस क्या होता है, ओम्स लॉ आपका फेल हो जाता है। तो ओम्स लॉ फेल हो जाता है, तो उस केस में हम इन सर्किट्स को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उस केस में एक साइंटिस्ट होते थे क्रिचॉफ्स, ठीक है। Kirchhoff gives two rules, ठीक है। उन्होंने to solve these electrical circuits, complex electrical circuits, to find out the value of current, resistance, इनको सोल्व करने के लिए Kirchhoff gave two laws. कौन कौन से, KCL and KVL. KCL क्या है, Kirchhoff's current law, और ये क्या है, Kirchhoff's voltage law. सिंपली हम इनको KCL और KVL बोलते हैं। दिस इज Kirchhoff's करंट लॉ एंड KVL इज Kirchhoff's वोल्टेज लॉ। तो यही दोनों लॉज हमें स्टडी करने हैं इन ऑर्डर टू सोल्व दीज कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है। सबसे पहले स्टडी करते हैं KCL क्या होता है। देखिए बेटा, ये भी सिर्फ समझने के लिए है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि KCL की थ्योरी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको देखा जाए, अभी हम देखेंगे कि जो KCL है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, क्या फॉलो करता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें जो सबसे मेन आप स्टडी करोगे KCL और KVL में, आप बात करोगे जंक्शन की, आप बात करोगे नोड की, ठीक है। जंक्शन और नोड के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब वो भी बता दूंगी जंक्शन और नोड क्या होता है। सबसे पहले KCL, KCL Kirchhoff's फर्स्ट रूल भी बोलते हैं, Kirchhoff's फर्स्ट रूल भी बोलते हैं इसको। Kirchhoff's फर्स्ट रूल इज KCL। ये क्या कहता है, algebraic sum of currents, algebraic sum of various currents meeting at a junction. जंक्शन आप सबको पता है क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे बहुत सारी करंट्स क्या हो, आके मिल रहे हो या एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। KCL क्या बोलता है कि algebraic sum of various currents meeting at a junction in a closed circuit वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब करंट्स का अगर आप algebraic sum देखो किसी भी एक जंक्शन के ऊपर, तो वो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट रूल और जंक्शन रूल, ठीक है। जंक्शन थ्योरम के नाम से भी हम इसको स्टडी करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक जंक्शन है O, some currents are coming towards this junction, ठीक है। सपोज दिस इज वन करंट, this is another current is coming towards this junction, some currents are leaving this junction like this,
इस पॉइंट पे जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केसीएल कहते हैं। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, सपोज ये करंट है आपके पास I1, ये करंट है आपके पास I2, दिस करंट इज I3, ये आपके पास है I4, एंड ये आपके पास करंट है कौन सा, I5। तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लेंगे, और साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, द करंट्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, एंड द करंट्स विच आर गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे I1 जंक्शन को लीव कर रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ I1, माइनस ऑफ I2, देखिए ये भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, माइनस ऑफ I3 प्लस I4, क्योंकि I4 क्या कर रहा है, इट इज एंटरिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, या इट इज एंटरिंग द जंक्शन। ये I5 भी क्या है, जंक्शन में एंटर कर रहा है, तो ये आपके पास I5 है। अब हमारे पास क्या है, देखिए आपने ये एल्जेब्रिक सम लिया है सबका, जो भी इनके साथ साइन जो था, साइन के साथ इनका एडिशन किया है, तो ये हो गया एल्जेब्रिक सम। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या केसीएल, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, चाहे ये लीव कर रहे हो चाहे ये आउट हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सारे मीट कर रहे हैं, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। दैट इज, ये क्या है, एक तरह से डेल्टा आई है, सॉरी सिग्मा आई है, और ये क्या होना चाहिए, 0। तो अगर ये 0 होगा बेटा, तो किस केस में 0 होगा, अगर ये 0 है इसका मतलब I4 प्लस I5, ठीक है, ये तो प्लस के हैं, और ये सारे लेफ्ट राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज क्लियर हुई सबको, ये मैंने क्या किया, बिकॉज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन अगर 0 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी, करंट्स, total number of currents entering towards the junction is equal to the total number of currents leaving the junction। उसी केस में क्या हो सकता है, इनका एल्जेब्रिक सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कि जितने करंट्स एंटर कर रहे हैं उनका सम इज इक्वल टू द जितने करंट्स इस जंक्शन को लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए, टोटल करंट flowing through the junction, ठीक है, flowing towards the junction is equal to the total current flowing out of the junction। ये सारा क्या है, flowing out current है, और ये कौन सा है, ये flowing towards the junction current है। तो total current flowing towards the junction is equal to the total current flowing out of the junction। ये लास्ट में रिजल्ट में आप लिखोगे, पहले आप किरचॉफ्स रूल फर्स्ट रूल क्या होता है उसको आप डिफाइन करोगे, फिर ये एग्जाम्पल दोगे एक, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करोगे, और बाद में ये सब आप क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है कि दिस रूल सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, दिस फर्स्ट रूल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपके बुक्स में गिवन है, आप थ्योरी में स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कि क्यों फॉलो करता है, क्योंकि चार्जेस आपको पता है एक डू नॉट रिमेन एक्यूमुलेटेड एट ए जंक्शन, ठीक है, क्योंकि करंट्स देखिए, कुछ करंट्स टूवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं, कुछ करंट्स लीविंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब चार्जेस क्या कर रहे हैं, वो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हमने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है, अगर मैं इसी को ये लिख दूं यहाँ से, I4 है, ठीक है, मान लेते हैं I4 के लिए यहाँ पे जो करंट है, मान लेते हैं ये जो करंट फ्लो किया वो कितने टाइम के लिए किया, सपोज t टाइम के लिए, ये I5 भी जो फ्लो कर रहा है वो कितने टाइम के लिए करेगा, t टाइम के लिए, ठीक है, सबको दोनों तरफ में t से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो I1 इंटू टी प्लस I2 इंटू टी प्लस I3 इंटू टी, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए I इंटू टी आपको क्या देगा, Q देगा, तो ये होगा आपके पास Q4 प्लस Q5, ये होगा आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हो गया भाई, ठीक है। इसका मतलब टोटल इनकमिंग चार्जेस टुवर्ड्स अ जंक्शन। अब देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो चार्जेस क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल इनकमिंग चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग चार्जेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जंक्शन है ना तो एज ए सोर्स ये एक्ट करेगा, ठीक है,
और ना एज ए सिंक एक्ट करेगा, ना तो ये चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, ना तो सोर्स एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है कि सारे के सारे चार्जेस को यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रख ले, ठीक है, ना ही एज ए ये सिंक क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ Kirchhoff's current rule is follows the principle of law of conservation of charges, ठीक है। तो सेकेंड रूल हमें देखेंगे अभी, वो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है ये? बस इसके ऊपर आपसे या तो वैसे कभी क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, बस इस तरीके थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थ्योरी को अच्छे से स्टडी कर ले। चले आगे, सेकेंड रूल है जो समझेंगे और जिसपे न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क्स में। इन पे सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। ये मत समझना कि किरचॉफ सेकेंड रूल को आपको डिफाइन करना आ जाएगा, सीबीएसई इतना इजी पेपर नहीं बनाती है। किरचॉफ सेकेंड रूल क्या होता है, अभी हमने देखा वहां पे जो एल्जेब्रिक सम था करंट्स का एडजंक्शन वो कितना था, 0 था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो एल्जेब्रिक सम है, ठीक है, ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और उसके लिए हम ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ द सेल्स इज इक्वल टू द, जो भी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एवरी एलिमेंट, जो भी हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे। पहले देखो समझते हैं इनको, ये क्या है कि अगर आप क्या लेते हो, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। देखिए ये आपने फर्स्ट सेल कनेक्ट की है, इसका EMF कितना है, एप्सिलॉन 1। इसके अक्रॉस आपने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, दिस इज R1। यहाँ पे आपने एक थर्ड रजिस्टर, एक रजिस्टर लगाया है यहाँ पे, और सेकंड ब्रांच में अगेन यहाँ पे एक सेल है कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा आपको कल भी बताया था, सपोज इसका EMF इज एप्सिलॉन 1, तो इसका EMF होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन 2 होगा। अब ये जो फर्स्ट सेल है वो जो करंट सेंड कर रही है सर्किट के अंदर, वो कितना करंट सेंड कर रही है, सपोज I1 सेंड कर रही है। ये कितना करंट सेंड कर रही है, I2 सेंड कर रही है। अब देखिए बेटा, इस नोड पे या इस जंक्शन पे ये करंट तो आ रहा है I1, और ये करंट भी क्या कर रहा है, I2 भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों करंट मिलके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये करंट जो इस ब्रांच में जाएगा वो क्या होगा, मेनली I3 होगा। और ये भी लिख सकते हो ये I3 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो इस जंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जंक्शन लॉ भी लग रहा है। क्या हो रहा है कि I1 एंड I2 आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन एंड I3 इज लीविंग द जंक्शन, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे जंक्शन लॉ भी लग रहा है करंट वाला कि I1 एंड I2 आर कमिंग टूवर्ड्स दिस जंक्शन। अगर हम इसको नाम दे दे B, ठीक है, इसको नाम दे दे, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है आपके पास, ये E है, और ये आपके पास F है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए बेटा, हमेशा याद रखिए किरचॉफ सेकंड रूल के अंदर जो करंट एक ब्रांच में आउट हो रहा है, सेम करंट उसी ब्रांच में इन भी होगा। ये मैं आपको दिखा दूंगी अभी कैसे। इस ब्रांच में से देखिए I2 इधर जा रहा है तो I2 इन भी होगा। इसमें देखिए यहाँ से I3 जा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये करंट यहाँ पहुंचेगा I3 का मतलब क्या है, I1 प्लस I2। I1 तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, देखिए यहाँ तक कौन सा करंट आ रहा है, सौरभ माइक ऑफ करो, सौरभ माइक ऑफ करो। सौरभ माइक ऑफ करो बेटा। ये सौरभ ही है ना? ये देखिए जब ये करंट I3 यहाँ पहुंचेगा तो देखिए I3 अगेन डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कौन सा जाना चाहिए, I1, क्योंकि I3 किसके इक्वल है, I3 इक्वल है I1 प्लस I2 के, ठीक है। तो देखिए इस I1 प्लस I2 में से I1 तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और I2 यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तभी तो ये I2 यहाँ पे आ रहा है। समझ आया ये कैसे किया, क्या फिर से बताना है, फिर से बताना है या समझ आ गया है? अभी दोबारा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो नहीं समझ आया तो बोल दीजिए अभी,
देखिए यहाँ पे लूप बन रहा है, ठीक है, ये देखिए क्लोज्ड पाथ है, ये यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, लूप्स की बात करेंगे कि लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन है वो हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने लूप की भी एक डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, I1 I2, ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक डायरेक्शन लेंगे, चाहे वो डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्शन कौन सी ले ली, एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि हमारा इस ब्रांच में करंट भी कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लूप किसी भी एनी क्लोज्ड पाथ को वी कैन कॉल लूप, ठीक है। ये देखिए करंट का एक क्लोज्ड पाथ ही तो है, ये इस पाथ में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पूरे पाथ में से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड पाथ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी एफ ए, ये क्या है, एक लूप है। लूप मतलब ये एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें से करंट क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब जो जो करंट इसमें से फ्लो कर रहे हैं उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट लूप है, दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, ए बी ई एफ ए, ठीक है, दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, बी सी डी ई बी। तो इन सब की बात करेंगे अभी, पहले समझ लो क्रिचॉफ्स सेकंड रूल है क्या। तो क्रिचॉफ्स सेकंड रूल क्या है बेटा, ये बोलता है कि इन ए क्लोज्ड, ये बोल रहा है कि इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल लूप है बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस लूप या दिस क्लोज्ड पाथ, ठीक है। algebraic sum of EMF, algebraic sums of EMF, ठीक है, ये EMF, इनका algebraic sum is equal to the, ये किसके इक्वल होगा, is equal to the algebraic sum of, algebraic sum of their products, sorry, sum of the products, sum of the products of various resistances, और इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो, एंड द रेस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। मतलब जो एल्जेब्रिक सम है ईएमएफ का, तो दोनों का सम अगर मैं मान लूं कितना हो जाएगा, अगर मैं दोनों के सम को अगर मैं कनेक्ट करूंगी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, उसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू द इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ये देखिए इन दोनों का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, देखिए R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, उसका प्लस यहाँ पे एक और करंट है, सॉरी रेजिस्टेंस हमने लगाया है, ये है आपके पास R3, और यहाँ पे एक और करंट रजिस्टर है वो कौन सा है R2। तो इनका सम ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम वो इक्वल होगा किसके, R1 है तो R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है RI, प्लस ये R2 है, R2 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I2, तो ये हो गया I2, प्लस R3 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, देखिए R3 में से करंट फ्लो कर रहा है, चाहे तो इसको I3 लिख लीजिए, चाहे तो आप चाहो तो इसको I1 प्लस I2 लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होंगे वो और उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो, ठीक है, आप इसको आप IR भी लिख सकते हो। तो ये है आपका आपके पास सेकंड, आपके पास क्रिचॉफ्स का सेकंड रूल कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, एल्जेब्रिक सम को आप समझ गए होंगे कि जो उनके साथ साइन होगा उसी को लेके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो इक्वल होगा किसके, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर, उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है
उन दोनों का प्रोडक्ट और सबका सम। समझ आ गया? अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ आएगा। ये स्टेटमेंट समझ आई सबको? स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी आप सेल्स यहाँ पे लगाओगे, उन सेल्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, उनके ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम वो इक्वल होगा किसके? एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस एंड जो उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उनके प्रोडक्ट का अगर आप सम ले लोगे तो वो, दैट मींस ये हो गया ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम और ये हो गया रेजिस्टेंसेस और उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो। इसका मतलब आपके पास स्टेटमेंट में क्या है? ये हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और ये हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस देम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम आप न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये देखिए, एल्जेब्रिक सम अगर जब लेते हैं तो ईएमएफ को हम क्या लेते हैं? ईएमएफ का जो साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे और यहाँ पे साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से समझना है। अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जब आप एक दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कर लोगे तब आपको समझ आ जाएगा। कैसे? देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, बहुत अटेंशन से देखना है। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है कि अगर सपोज आपको यहाँ पे करंट्स निकालने के लिए या इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको एक पाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जो पाथ ले रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो या क्लॉकवाइज ले रहे हो। मैं हमेशा क्या करती हूँ, यूजुअली हमारे टीचर ने जब हमें सिखाया था तो हमें वो पाथ लेने के लिए बोला गया था जो डायरेक्शन करंट की हो। ठीक है, जैसे ये आप फर्स्ट वाला लूप ले लो, कौन सा? ए बी ई एफ ए, ठीक है, ऊपर वाला लूप। इसमें आप जो डायरेक्शन लोगे, ठीक है, वो डायरेक्शन वो रखो जो जिसमें मेनली करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए इसमें करंट अगर आप किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है, सपोज आपने इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट से अगर आप चलना शुरू करें, ए से बी पे जाइए, बी से R3 पे जाइए, R3 से ई पे जाइए, ई से एफ पे जाइए, एफ से R1 पे जाइए, फिर इस सेल पे जाइए और वापस ए पे आ जाइए, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, सपोज इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे? अब देखिए, अगर हमारे पास सेल का, मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किया हमने, ठीक है, ये गए, यहाँ से ये रेजिस्टेंस आया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में अगर हमारे पास जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? आई आर। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें से ये रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो इसके अक्रॉस जो हम ये डायरेक्शन लेंगे, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस आई आर, अगर हमें ऐसे मिलेगा तो। ठीक है, समझ आया ये क्या है कह रही हूँ? जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट अगर जा रहा है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, जो करंट फ्लो होगा, मतलब आई इंटू आर लिखोगे, लेकिन ये आई आर पॉजिटिव कब लिखोगे, नेगेटिव कब लिखोगे, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर उस करंट के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन दी, आपने जो डायरेक्शन ली है उसी में है, तो इसके आगे साइन आएगा प्लस। लेकिन जैसे आप मान लो इधर जा रहे हो, ठीक है, इस लूप में इधर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे R2 है और R2 के अक्रॉस करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I2, तो इसके आगे साइन आप क्या लगाओगे? माइनस का। ये चीज क्लियर हुई? यस, ये चीज समझ आई? अब एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे तो समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब दूसरा आता है कि सेल का भी तो खुद का ईएमएफ है, उसके ईएमएफ के आगे हम साइन कौन सा लेंगे? तो उसके आगे आप साइन कौन सा लोगे? सपोज आप यहाँ से जा रहे हो इस पाथ से, तो देखिए यहाँ पे आपको एक सेल मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे सेल मिली। अगर आपकी डायरेक्शन में अगर आपको सामने नेगेटिव टर्मिनल मिले तो आप इसकी जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन उसको क्या रखोगे? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन सपोज आप यहाँ से जा रहे हो, इधर से, ठीक है, ये जा रहे हो, तो देखिए सेल का कौन सा टर्मिनल आपके सामने आ रहा है? आपके सामने आ रहा है पॉजिटिव, तो आप क्या रखोगे? माइनस एप्सिलॉन लोगे। क्लियर है? ये चीज समझ आई? अगर आप एक लूप में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और लूप में जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में सपोज आप किस में एंटर कर रहे हो? एक सेल में एंटर कर रहे हो, तो जो आपकी डायरेक्शन है उसके सामने अगर नेगेटिव टर्मिनल आ जाए सेल का, तो उस केस में तो सेल के ईएमएफ को आप क्या रखोगे? पॉजिटिव। और सपोज यहाँ पे देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहां पे आप देखिए सेल का ये कौन सा टर्मिनल आपके सामने आ गया है?
पॉजिटिव, तो इस केस में माइनस एप्सिलॉन 2 लिखोगे। समझ आ गया? अब देखो आप कैसे निकालोगे। इसी में अगर हम देखें, हम लूप ले लेते हैं कौन सा, ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ये कंप्लीट लूप ले लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट लूप में अब जो डायरेक्शन लोगे, मान लो हमने ए से चलना शुरू किया, ठीक है, ए से चलना शुरू किया तो देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोज आपने ए से चलना शुरू किया, तो ए से चलोगे तो सेल आपके पास पहले एक तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो सेल्स का एल्जेब्रिक सम है वो, तो देखिए यहाँ से चले ए से बी तक कोई सेल है नहीं है, बी से सी तक कोई सेल है नहीं है, हाँ सी से डी के बीच में एक सेल हमारे पास आई है। तो इस अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखिए हमें सेल का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन आगे लगाएंगे, और सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 2, तो ये हम लिखेंगे एप्सिलॉन 2। क्लियर है? ओके, हम डी तक पहुंच गए, डी से ई तक कोई सेल नहीं है, ठीक है, ई से एफ तक भी कोई सेल नहीं है, लेकिन एफ से जब वापस ए पे आएंगे तो हमें एक सेल मिली, ठीक है, और जब हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 1। ये चीज किस किस को समझ आई? यस टिंकू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यही बोल दो, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे इसी पे आएंगे। अमन क्लियर है आपको? सौरभ आपको क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। अब हमें क्या लेना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड अक्रॉस दोज रेजिस्टेंसेस जो करंट फ्लो कर रहा है वो। अब देखो बेटा, ए से बी पे आए कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, बी से सी पे आए कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, सी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको करंट मिले तो वहां पे साइन आप क्या लगाओगे, माइनस का, रेजिस्टेंस क्या है R2, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। ये चीज समझ आई सबको? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, क्या डी से ई के बीच में कोई करंट है, नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस है, नहीं है। ई से एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है। यस, एफ से ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा, R1। तो यहाँ पे देखिए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिला है हमें करंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस R1, और इसके अक्रॉस करंट कौन सा है, I1, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये एल्जेब्रिक सम, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, और इसको मैं लिख सकती हूँ एल्जेब्रिक सम ऑफ I इंटू R। समझ आ गया ये? यस, ये समझ आया? ओके, अब ये तो था बेटा क्या आपके पास, मैंने कंप्लीट लूप के लिए ले लिया। अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर लूं तो ये छोटा लूप लेके देखिए, ए बी ई एफ ए, फर्स्ट वाला लूप, ए बी ई एफ ए। तो मेनली जो हम अपनी डायरेक्शन रखते हैं वो इजिएस्ट के लिए क्या रखते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होगी उस लूप के अंदर, उस पाथ के अंदर, वही हमारी डायरेक्शन भी रखते हैं। तो देखिए हम ए से बी तक गए, कोई सेल है नहीं है, बी से ई पे गए कोई भी सेल नहीं है, ई से एफ पे गए कोई भी सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सेल है, कौन सी, आपके पास ये आपके पास सेल है, कौन सी, ये वाली सेल, फर्स्ट वाली। तो देखिए इसका कौन सा टर्मिनल सामने आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव टर्मिनल सामने आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है? अब देखिए करंट के लिए सोल्व करते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए सोल्व करते हैं। ये R3 रेजिस्टेंस है, लेकिन R3 के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन वो हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है, तो R3 में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I3। समझ आया? अब देखिए इसके आगे कोई ई तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ई से एफ के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं जिस रेजिस्टेंस को हमारे पास में, वो क्या है, R1, और R1 के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा देखिए उसकी भी डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सेम डायरेक्शन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे R1 और ये होगा I1। समझ आ गया अच्छे से? अब देखिए सेकेंड लूप, देखिए सेकेंड लूप में हम चलना शुरू करते हैं कहाँ से, अब देखिए इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, तो बी से अगर सी की तरफ जाओगे ऐसे, तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगी आपको करंट की, तो बी से आप ई की तरफ चलिए, पहले बी से ई की तरफ, ठीक है। तो हम कौन सा लूप लेंगे,
पहले बी, बी से ई, ई से डी, डी से सी और वापस बी। ये समझ आया? तो बी से पहले जाएंगे ई की तरफ क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है, तो ये इसमें हम ये वाला लूप लेंगे, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो बी से ई के बीच में पहले रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस कौन सा है? R3। R3 के क्रॉस करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I3। और डायरेक्शन क्या लेंगे? साइन कैसी लेंगे? पोलैरिटी पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, वापस आ जाइए R2। यहाँ से कोई करंट रेजिस्टेंस नहीं है। ई से इस सेल के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा? R2। और R2 में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2। ठीक है, अब देखिए इसके इक्वल क्या रखेंगे? ईएमएफ का अलजेब्रिक सम। तो एक ही ईएमएफ, एक ही सेल है तो उसका ईएमएफ देखिए यहाँ पे पहले हमें नेगेटिव टर्मिनल आगे मिल रहा है। नेगेटिव टर्मिनल आगे मिल रहा है मतलब हम क्या रखेंगे? E2। किसी को प्रॉब्लम है तो यही बोलिए, अदरवाइज आगे चले। क्लियर है? रिंका क्लियर है? आशीष क्लियर है? जितेन नहीं है आज क्लास में। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड चीज जो मुझे समझानी है आपको, मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है वो ये कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब देखिए आप सिंपली अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो फर्स्ट लॉ था उसमें क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स क्या था? 0। यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा वी क्या है? 0 है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of resistance and across its resistance जो करंट फ्लो कर रहा है वो। अगर यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो उनका क्या ले लेंगे? algebraic sum। क्लास किसकी है? इसको आप क्या कर सकते हो? ओपन सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हो, क्लोज सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हो केसीएल को, लेकिन आपका जो केवीएल है वो किस में होगा? क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस ही अप्लाई होगा। ठीक है, थर्ड आप क्या कर सकते हो? जो फर्स्ट लॉ है केसीएल वो किसको सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये सेकंड लॉ किसको करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अमन आपको समझ आ रहा है? दिस इज नोन एज करंट लॉ, दिस इज नोन एज वोल्टेज लॉ। अमन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बेटा? आई नो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। हम सिर्फ एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कोई नहीं, टिंकू 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लियो क्लास। हमें क्या करना है? यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हमें एक सर्किट दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसे। भाई इसके नोट्स देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो बना दूंगी। ये देखो आपके पास एक ऐसा सर्किट है, बस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट क्लियर हो जाए आपको। ये है, अब देखिए इसका नेमिंग कर देते हैं ABCDEF। ये आपके पास है 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब देखिए यहाँ पे बेटा करंट जो ये जो बैटरी है, सॉरी ये जो सेल है वो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी। तो मतलब यहाँ से हम मान लेते हैं ये करंट I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ये होगी I2। पहले देखते हैं, देखिए यहाँ से करंट कौन सा आ रहा है? I1। यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है? इसमें से I2। इधर से I1, इधर से I2, मतलब इस नोड पे ये दोनों करंट क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा? I3। और ये I3 हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 के। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं B के ऊपर एट जंक्शन B क्या होता है? करंट लो। फर्स्ट केसीएल क्या कहता है? केसीएल ये कहता है कि करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन बी पे देखिए ये I1 भी एंटर कर रहा है और I2 भी एंटर कर रहा है। तो I1 प्लस I2 algebraic sum of currents entering at a junction is equal to the current leaving the junction। तो I3 क्या कर रहा है? जंक्शन को लीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये चीज समझ आई? तो हमें बस क्या करना है? I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। ये आपको एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। यहाँ पे आपका जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 5 ओम,
ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू इज 2 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस हैज वैल्यू ऑफ 3 ओम। यहाँ तक क्लियर है? देखो फटाफट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लूप लेंगे। कौन कौन से लूप लेंगे? फर्स्ट जो लूप लिया है वो लिया है बी ई डी सी बी। फर्स्ट जो लूप है बी ई डी सी बी। अब आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा लूप लेके क्या कर सकते हैं। तो ये लूप लिया सपोज हमने। इस लूप में बेटा देखो करंट की डायरेक्शन ये है इधर से। अगर हम बी से शुरू किया है हमने तो बी से हम करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, ठीक है, वो इजी होगा हमारे पास। मतलब लूप में जो हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे वो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए बेटा बी से आप यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I3 फ्लो कर रहा है। देखिए जो हमारी डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। बी से ई तक आ गए, ई से डी के बीच में कोई करंट नहीं है। यहाँ पे देखिए हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में हमें नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो हम क्या रखेंगे, ये हम रखेंगे 6 वोल्ट, ठीक है। इसका कितना है? 6 वोल्ट है, तो ये हम रखेंगे 6 वोल्ट। ये हमने रखा। अब देखिए यहाँ से इधर जाएंगे। अब इस सेल के बीच में और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमने लिख लिया कौन सा? 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? I2। तो देखिए बेटा इसकी डायरेक्शन भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये आपके पास एक लूप आ गया है। सॉरी बेटा, हाँ ये दूसरा लूप हम कौन सा लेंगे? ए। देखिए करंट अगर हम ऐसे जाएंगे ए से एफ की तरफ जाएंगे तो आप खुद भी देख सकते हो हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम मेनली कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेंगे? हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे ए से बी, बी से ई, ई से एफ और वापस एफ से ए, क्योंकि वो हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस लूप में देखिए आपको ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हम लूप कौन सा ले? ए बी ई एफ ए, ठीक है, ये वाला लूप लेंगे ऐसे होते हुए। समझ आ गया ना? टिंकू क्लियर है? आपको फिर बाद में बोलोगे मैम ये पूरा करा देना। तो ए बी ई एफ ए। अमन समझ आ रहा है? लूप की कौन सी डायरेक्शन लेंगे? ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से ए, ये वाली डायरेक्शन। इसमें आप देखिए ए से बी पे गए तो ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सेल है, इजी है, आगे चलो। अब यहाँ से बी से ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा? ये 2 ओम वाला। तो ठीक है, रेजिस्टेंस को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? I3 है। और देखिए जो हमारी डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, तो क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ओके, ई से एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। देन एफ से ये हमारे पास, एफ से जब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक सेल हमें मिल रहा है और सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले सामने आया है। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले सामने आया है तो हम साइन क्या लगाएंगे बेटा? पॉजिटिव। तो याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा 12, ठीक है। फिर देखिए सेल के बाद एक रेजिस्टेंस हमें मिला कितने ओम का? 5 ओम का। और इसमें जो डायरेक्शन करंट की है वही हमारी डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इस 5 ओम में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। ये चीज समझ आ गई? तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन में हम ये मान ले कि I3 की जगह हम क्या पुट कर दे? I1 प्लस I2, तो ये इक्वेशन देखिए हमारी कैसे चेंज होगी। ये तो आपके पास 6 है और 6 के इक्वल आप क्या लिख सकते हो? 2। इस I3 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? अब आपके पास ये सिंपल मैथ्स रह गया है, I1 प्लस I2, ठीक है। और साथ में क्या है आपके पास? ये है 3I2 है, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 2I1 प्लस 2I2। तो 2I2 और 3I2 कितना हो गया है? 2I1 हो गया प्लस 5I2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 6। एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरा यहाँ से भी हम यही करेंगे, ये आपके पास 12 है, ये 2 है, I3 की जगह क्या पुट करोगे? I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5I1। इसको सोल्व करोगे तो 2I1 प्लस 5I1 कितना हो गया? 7I1 और ये कितना हो जाएगा? 2I2 और ये हो गया 12। तो ये देखिए अब इजीली आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना? अब सिर्फ क्या करना है आपको? सिर्फ ये इनको इक्वेट करना है किस तरीके से? I1 को इक्वल कर लो या फिर I2 को इक्वल कर लो और I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? यहाँ से I1 की वैल्यू होगी आपकी, वो आएगी 48/31 एम्पियर। I2 की वैल्यू होगी वो होगी 18/31 एम्पियर्स।
और I3 की वैल्यू होगी वो होगी 66/31 एम्पियर्स। समझ लोगे, कर लोगे?